13 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे की एक रग्बी टीम, जिसे ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब के नाम से जाना जाता था, चिली में एक खास मैच खेलने के लिए प्लेन में बैठती है। ये लोग ज्यादातर कभी अपने देश से बाहर नहीं गए, तो उनके लिए ये सफर बहुत दिलचस्प है। कुछ परिवार वाले भी साथ चलते हैं ताकि टीम का हौसला बढ़ाए। जब प्लेन चिली और अर्जेंटीना के बीच आंदेस के पहाड़ों के पास पहुंचता है तो थोड़ी सी हिलजुल शुरू हो जाती है। एक मुसाफिर बताता है कि अर्जेंटीना की गर्म हवा पहाड़ों की ठंडी हवा से टकराती है, जिससे एक खिंचाव का असर होता है। इससे प्लेन थोड़ा हिचकोले खाता है, लेकिन जैसे जैसे प्लेन आगे बढ़ता है हिलजुल और तेज हो जाती है। अचानक प्लेन कुछ मील नीचे गिर जाता है। पायलट लोग तूफानी हवाओं के खिलाफ प्लेन को चलाने की कोशिश करते हैं। सब लोग अपनी सीट पकड़ के बैठ जाते हैं और उनका सामान कॉरिडोर में गिरने लगता है। एक पल के लिए धूप दिखती है, लेकिन तुरंत ही प्लेन दोबारा नीचे जाता है और पहाड़ से टकरा जाता है। प्लेन 2 हिस्सों में टूट जाता है। एक खिलाड़ी प्लेन के पीछे के हिस्से के साथ उड़ जाता है, जबकि आगे का हिस्सा आगे बढ़ता है और बर्फ में जा गिरता है। बर्फ में गिरने से सारी सीटें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। कई लोग अलग अलग तरीके से जख्मी हो जाते हैं या मर जाते हैं। जो लोग बचते हैं वो सदमे से निकलने की कोशिश करते हैं। वो अपनी सीट छोड़कर दूसरे मुसाफिरों की मदद के लिए जाते हैं जो फंस चुके हैं। खून हर जगह बिखरा होता है। 2 मेडिकल के स्टूडेंट्स जख्मी लोगों को संभालने की कोशिश करते हैं। कुछ लड़के पायलट के पास जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 शब्द बोलकर मर जाता है और रेडियो काम नहीं कर रहा। ठंड बहुत तेज हो जाती है, खासकर जब रात होती है। जो लोग बचे हैं वो प्लेन के अंदर एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं। कई लोग घबरा रहे हैं या रो रहे हैं। वो एक दूसरे को तसल्ली देते हैं ताकि सबका हौसला बना रहे। सुबह होती है तो पता चलता है कि ठंड से कुछ और लोग मर गए हैं। तूफान गुजर चुका है और धूप तेज है। वो चारों तरफ देखते हैं, लेकिन सिर्फ बर्फ और पहाड़ ही दिखते हैं। सब मिलकर फैसला करते हैं कि अब जिंदा रहने के लिए काम शुरू करना होगा। वो प्लेन के अंदर से सीट और टूटा सामान निकालते हैं ताकि रात को सोने की जगह बन सके। जख्मी लोगों को वो जगह पे ले जाते हैं जहाँ सबसे ज्यादा धूप आती है, ताकि उनका ध्यान रखा जा सके। जो भी चीज काम आ सकती है वो बैग में रख देते हैं। सबके बैग और सूटकेस खोलकर खाना ढूंढते हैं। लाशों को प्लेन से थोड़ी दूर ले जाते हैं और बर्फ से ढक देते हैं ताकि वो खराब ना हो। उम्मीद है कि जब मदद आएगी तो उनको साथ ले जा सके। सब काम निपटने के बाद वो थोड़ा सा खाना खाते हैं। वो ध्यान रखते हैं कि खाना बचा के खाए ताकि ज्यादा दिन चल सके। अचानक उनको एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। वो चिल्लाते हैं और हाथ हिलाते हैं, लेकिन कोई उनको देखता नहीं। दूसरी रात को वो प्लेन के अंदर सोने के लिए तैयार होते हैं। बैग में से कपड़े निकालकर वो चादर की तरह इस्तेमाल करते हैं और सूटकेस से प्लेन के छेद ढक देते हैं। तीसरे दिन नांदो को होश आता है। वो क्रैश के वक्त से बेहोश था। लोग उसको बताते हैं कि क्या हुआ। नांदो का शरीर बहुत खराब है, लेकिन वो अपनी बहन के पास जाता है जो भी ठीक नहीं है। जब वो अपनी माँ के बारे में पूछता है तो लोग उसको बताते हैं कि वो मर चुकी है। ये सुनकर नांदो को अपने पिताजी की चिंता होती है, जो उरुग्वे में अकेला है। इसके बाद वो कुछ धात का इस्तेमाल करके बर्फ पिघलाते हैं ताकि पानी मिल सके। वो सूटकेस से एक बड़ा एक्स बनाते हैं जमीन पर, उम्मीद में कि कोई उनको देख ले। जब एक और प्लेन ऊपर से गुजरता है, वो आईने से धूप की किरण चिपकाते हैं और चिल्लाते हैं। किसी को प्लेन के पंख हिलते दिखाई देते हैं, जिससे लगता है शायद उनको देख लिया गया है। अगले दिन प्लेन की आवाज फिर सुनाई देती है, लेकिन वो बहुत दूर है। ये मतलब कि वो गलत जगह ढूंढ रहे हैं। ग्रुप में बात होती है कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग याद करते हैं कि प्लेन के पीछे के हिस्से में कुछ बैटरी थी। वो सोचते हैं कि उसको ढूंढना चाहिए। आईने और सीट के चमड़े से कुछ चश्मे बनाने के बाद 4 लोग पहाड़ पर चढ़ने निकलते हैं ताकि प्लेन का पीछा का हिस्सा ढूंढ सके। जब वो थोड़ी दूर जाते हैं, उनको पता चलता है कि क्रैश वाली जगह दूर से दिखती ही नहीं, क्योंकि चारों तरफ बर्फ है। इससे उनको लगता है कि रेस्क्यू प्लेन उनको ढूंढने का चांस बहुत कम है। तभी उनको बर्फ गिरती हुई दिखती है, तो वो लोग वापस क्रैश वाली जगह लौट आते हैं। दिन गुजरने लगते हैं और 1 हफ्ते बाद उनका खाना खत्म हो जाता है। आसपास न कोई जानवर है न कोई पौधा। वो एक पत्थर पर लगी काई खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका स्वाद बहुत खराब होता है। नांदो कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो लाशों को खा लेगा। इस बात पर लोगों में बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका पेशाब काला हो रहा है और दूसरे डरते हैं कि लाश खाने से जेल हो सकती है, लेकिन वो किसी फैसले पर नहीं पहुंचते। वक्त गुजरता है और भूख इतनी बढ़ जाती है कि वो जूतों के धागे और सिगरेट खाने लगते हैं। इससे उनका पेशाब और गहरा हो जाता है। 8वें दिन नांदो की बहन मर जाती है। कोको अपने माँ बाप के लिए एक खत लिखता है, जिसमें वो हादसे का जिक्र करता है, लेकिन साथ ही जगह की खूबसूरती भी बयान करता है। अगले कुछ दिनों में और तूफान आते हैं। लोग प्लेन के अंदर छुपकर तूफान से बच जाते हैं, लेकिन 21वें दिन आधे लोग हालात से तंग आ जाते हैं। वो ऐलान करते हैं कि अगर वो मर गए तो बाकी लोग उनके शरीर खा सकते हैं। फिर वो बाहर जाते हैं और शीशे के टुकड़े से लाशों से गोश्त निकालते हैं। ये देखकर कुछ लोग अपना फैसला बदल देते हैं और बाहर जाकर खाना शुरू कर देते हैं। सिर्फ 5 लोग ऐसा करने से इनकार करते हैं। अगले दिन वो एक
तरीका बनाते हैं जिसमें ज्यादातर लाशों को छुपा देते हैं ताकि काम करते वक्त उनको न देखना पड़े। इससे काम थोड़ा कम दर्दनाक लगता है और जो लोग गोश्त नहीं काट रहे उनको ये सब देखना नहीं पड़ता। वो थोड़ी सी गोश्त धूप में रखते हैं ताकि वो गर्म हो जाए। कुछ दिन बाद बर्फ में दबा एक नया सूटकेस मिलता है जिसमें एक रेडियो होता है। वो एक सीधी सी एंटीना बनाते हैं और रेडियो चलाते हैं, लेकिन न्यूज सुनकर सबका दिल टूट जाता है। सरकार ने 66 ढूंढ मिशन के बाद उनको ढूंढना बंद कर दिया है। सब लोग सदमे में डूब जाते हैं और उम्मीद छोड़ देते हैं। इसके बाद 4 और लोग लाश का गोश्त खाने लगते हैं। फिर 3 लड़के फैसला करते हैं कि प्लेन के पीछे का हिस्सा ढूंढने के लिए दोबारा जाएंगे। वो पहले तो बहुत सारा टूटा सामान और 5 लाशें देखते हैं जिसमें वो लड़का भी है जो क्रैश के वक्त उड़ गया था। वो तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन चढ़ना मुश्किल है। बर्फ में फिसलने से और ठंडी हवाओं से सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। रात को वो पहाड़ के एक तरफ एक दूसरे के पास बैठकर तूफान से बचते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। सुबह उठने पर वो बर्फ से ढके होते हैं लेकिन जिंदा है। वो एक टूटे टुकड़े पर फिसलकर वापस लौट आते हैं। इस खौफनाक तजुर्बे के बाद आखिरी लड़का भी लाश का गोश्त खाने को राजी हो जाता है और रोने लगता है। 17वें दिन 5 दिन से तूफान चला आ रहा है। वो प्लेन के अंदर रहते हैं और दिल बहलाने के लिए कहानियां सुनाते हैं। अचानक एक बर्फ का तूफान आता है जो प्लेन को बर्फ से भर देता है। जो लोग ऊपर हैं वो घबरा जाते हैं। एक लड़का बाहर जाता है लेकिन देखता है कि तूफान और भी तेज हो गया है। फिर वो लोग बर्फ खोदने लगते हैं ताकि अंदर फंसे लोगों को निकाल सके। वो बर्फ पिघलाने के लिए पेशाब भी करते हैं। बहुत मेहनत और चिल्लाहट के बाद वो सबको निकाल लेते हैं सिवाय एक औरत के जो इतनी नीचे थी कि वो जल्दी मर गई। तभी उनको एक अजीब आवाज सुनाई देती है और एक और बर्फ का तूफान आता है। ये फिर से उनको बर्फ में दबा देता है और कुछ और लोग मर जाते हैं जिसमें टीम का कैप्टन भी शामिल है। जो लोग बचे हैं वो तुरंत छोटे छोटे छेद बनाते हैं ताकि सांस ले सके। वो इंतजार करते हैं और बर्फ गिरने की आवाजों के बीच दुआ मांगते हैं। जब थोड़ी ताकत वापस आती है वो 8 लाशों को एक कोने में रखते हैं। 18वें दिन 2 दिन से वो बर्फ में दबे हैं और भूख बहुत दर्द दे रही है। वो मजबूरन लाशों से गोश्त निकालने लगते हैं लेकिन इस बार ज्यादातर लाशों को छुपा नहीं सकते। इससे उनको पता होता है कि वो किसकी लाश खा रहे हैं। ये बात नुमा को इतना गुस्सा दिलाती है कि वो बर्फ खोदने और खिड़कियां तोड़ने लगता है जिससे उसके पैर में शीशे से चोट लग जाती है। ये चोट उसको रोक नहीं पाती और वो खोदता रहता है। 20वें दिन नुमा एक बड़ा छेद बनाने में कामयाब हो जाता है जिससे बाकी लोग बाहर निकल आते हैं। थोड़ी देर सुकून से बैठकर वो जिंदा होने का एहसास करते हैं। फिर प्लेन को खोदने का काम शुरू करते हैं। नुमा को अपने पैर में चोट का पता चलता है जो ठंड की वजह से महसूस नहीं हुई थी, लेकिन वो इसको नजरअंदाज करता है और मदद करता रहता है। धूप के दिनों की वजह से वो प्लेन को बाहर निकाल लेते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ लोगों को दोबारा ढूंढने भेजा जाए, लेकिन रात की ठंड में बाहर जिंदा रहना अभी भी मुश्किल है। आखिर में वो फैसला करते हैं कि कुछ दिन और इंतजार करें क्योंकि गर्मी का मौसम आने वाला है। 34वें दिन बर्फ पिघलने लगती है। शुरू के 2 जख्मी लोग बहुत बीमार हैं और मेडिकल के स्टूडेंट्स जानते हैं कि अब उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ ही घंटों में कोको के सीने में पानी भर जाता है। मेडिकल के स्टूडेंट्स उसको बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सांस नहीं ले पाता और मर जाता है। जब उसकी लाश निकालते हैं तो उनको उसका खत मिलता है जिसे वो संभाल कर रखते हैं। 36वें दिन मौसम इतना बेहतर हो जाता है कि रॉबर्टो, नांदो, टिंटिन और नुमा एक नई ढूंढ पर निकलते हैं। वो ज्यादा कपड़े पहनकर रात की ठंड से बचने की तैयारी करते हैं लेकिन जल्दी ही नुमा को चक्कर आने लगते हैं और वो गिर पड़ता है। जब वो उसके पैर देखते हैं तो पता चलता है कि चोट में इन्फेक्शन हो गया है। ग्रुप सोचता है कि उसको वापस ले जाया जाए लेकिन नुमा कहता है कि वो अकेला वापस जा सकता है और बाकी लोगों को आगे बढ़ने के लिए बोलता है। क्रैश वाली जगह पहुंचते ही नुमा बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि दूसरा बीमार आदमी भी मरने से पहले बहक रहा था। अगली सुबह जल्दी ही रॉबर्टो, नांदो और टिंटिन वापस आते हैं और बड़ी खबर लाते हैं। उनको प्लेन का पीछे का हिस्सा मिल गया है। कुछ छोटे सफरों में वो साफ कपड़े, रम की बोतल, सिगरेट और थोड़ी सी चॉकलेट लाते हैं। वो प्लेन की बैटरी भी ढूंढते हैं और उसको कॉकपिट के रेडियो से जोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत मेहनत के बाद उनको थोड़ी सी आवाज सुनाई देती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। दिन गुजरने लगते हैं और ग्रुप बाहर जाने से डरता है क्योंकि एक रात भी ठंड में गुजारना उनको मार सकता है, चाहे नए कपड़े क्यों ना हो। नुमा का इन्फेक्शन और खराब हो जाता है जो उसके पूरे शरीर में फैल रहा है। प्लेन के पीछे के हिस्से से मिला खाना भी काफी नहीं है तो वो लाशों की हड्डियों से गोश्त निकालने लगते हैं। अब ये काम उनके लिए आम हो चुका है और उनको इससे कोई परेशानी नहीं होती। नुमा जानता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो खाना छोड़ देता है ताकि बाकी लोगों के लिए ज्यादा बचे। वो रेडियो को ठीक करने की कोशिश करते हैं लेकिन वायर में छोटा सा शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो हार मान लेते हैं। गुस्से में वो प्लेन पर एक संदेश लिखते हैं जिसमें बचे हुए लोगों की गिनती बताते हैं। एक और सफर में प्लेन के पीछे के हिस्से तक उनको पाइप ढकने वाला एक वाटरप्रूफ कपड़ा मिलता है। वो उसको वापस लाते हैं और एक स्लीपिंग बैग बनाने लगते हैं जो रात की ठंड में उनको जिंदा रखेगा। छोटा रेडियो अब भी काम कर रहा है और उससे वो सुनते हैं कि क्रैश
क्रैश के 58 दिन के बाद भी एयरफोर्स एक और प्लेन भेज रही है उनको ढूंढने। इस बात पर ग्रुप में बहस छिड़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि एयरफोर्स का इंतजार करना चाहिए, जबकि दूसरे कहते हैं कि उनको यहाँ कोई देखता ही नहीं तो खुद मदद ढूंढने निकलना चाहिए। गुस्से में रॉबर्टो स्लीपिंग बैग फाड़ देता है। इसके बाद ग्रुप दिल बहलाने के लिए चिड़ियों की आवाज निकालता है जब वो ऊपर से उड़ती है। उनको एक कैमरा भी मिलता है जिससे वो कई तस्वीरें खींचते हैं। उस रात न्यूमा अपने शरीर को खाने की इजाजत देता है और सुबह वो मर जाता है। उसके हाथ में एक नोट मिलता है जिसमें लिखा है, अपने दोस्तों के लिए जान देने से बड़ा प्यार कोई नहीं। ये बात सुनकर रॉबर्टो, नांदो और टिनटिन फिर से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। नए स्लीपिंग बैग और काफी गोश्त के साथ वो पहाड़ पार करने के लिए चिल्ली की तरफ चलने लगते हैं। रात को हवा बहुत तेज हो जाती है तो वो बर्फ में एक छेद खोदते हैं और स्लीपिंग बैग के अंदर एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं। इससे वो सुबह तक जिंदा रह पाते हैं। जब वो एक बड़े पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं तो उनका दिल टूट जाता है क्योंकि आगे अब भी बहुत सारे पहाड़ हैं। एक पल के लिए वो हार मानने के बारे में सोचते हैं क्योंकि खाना इतनी लंबी यात्रा के लिए काफी नहीं है। टिनटिन कहता है कि वो वापस जाएगा ताकि खाना सिर्फ रॉबर्टो और नांदो के लिए बचे। ये सफर बहुत लंबा और मुश्किल है, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे उतरते हैं जहाँ जमीन बर्फ से ज्यादा पथरीली है। नांदो का जूता टूट जाता है, लेकिन रॉबर्टो उसके आसपास कपड़ा बांध देता है और वो आगे बढ़ते हैं। एक शाम खाने के बाद रॉबर्टो को उल्टी हो जाती है, लेकिन नांदो उसको तसल्ली देता है। सुबह वो फिर चलना शुरू कर देते हैं। उनकी मेहनत रंग लाती है क्योंकि वो एक नदी तक पहुंच जाते हैं जहां साफ पानी और एक छोटी सी छिपकली मिलती है। तभी वो ऊपर देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। एक आदमी घोड़े पर उनको घूर रहा है। वो नदी के दूसरी तरफ है और पानी के शोर में उनकी आवाज उस तक नहीं पहुंचती। वो चिल्लाते हैं और हाथ हिलाते हैं। आदमी उनको कागज और पेंसिल फेंकता है। रॉबर्टो और नांदो कागज पर अपनी कहानी लिखते हैं। आदमी कागज लेकर फोन करने चला जाता है। जल्दी ही ये संदेश एयर रेस्क्यू सर्विस तक पहुंचता है और एक नई ढूंढ तैयार की जाती है। आदमी वापस आता है और रॉबर्टो और नांदो को अपनी झोपड़ी में ले जाता है जहां वो पहली बार ठीक से खाना खाते हैं। कुछ ही घंटों में वहां रिपोर्टर आ जाते हैं जो अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। जब ये खबर क्रैश वाली जगह तक पहुंचती है तो बचे हुए लोग खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि उनको पता है कि मदद जल्दी आने वाली है। वो अपने आप को साफ करते हैं और अपना सामान बैग में डाल देते हैं। जब हेलीकॉप्टर आखिर में पहुंचते हैं तो रॉबर्टो और नांदो उनके साथ जाते हैं ताकि वो रास्ता दिखा सके। एक 72वें दिन ग्रुप को आखिर में बचा लिया जाता है। हेलीकॉप्टर देखकर वो खुशी से रो पड़ते हैं। कोई पूरा रेस्क्यू रिकॉर्ड करता है और लोग अपने बैग साथ लेने पर जिद करते हैं चाहे जगह न हो। कुल मिलाकर 16 लोग जिंदा बचते हैं। जब वो शहर पहुंचते हैं तो उनके परिवार वहां उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां भीड़ उनको हीरो कहती है। डॉक्टर रिपोर्टर को बाहर रखते हैं और सबके शरीर का पूरा टेस्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुके हैं। वो इतने कमजोर हैं कि चल भी नहीं सकते तो एक दूसरे की मदद से नहाते हैं। परिवार वाले उनकी देखभाल करते हैं। हर एक को अलग बिस्तर दिया जाता है, लेकिन उस रात वो अब भी सदमे में होते हैं तो वो एक साथ सो जाते हैं जैसा वो क्रैश के बाद से करते आए हैं।